लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी हमारी एग्ज़ाम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और उस सिलेबस को हम अपनी क्लासेस में कैसे कवर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी क्लास कहाँ से शुरू होगी, रिवीजन से शुरू होगी, फिर टेस्ट होगा, उसके बाद नॉर्मल जो आपका लेक्चर होगा वो होगा और उसके लास्ट के सेक्शन में हम वोकैब की बात करेंगे। तो चलिए, आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे ये आपके लिए क्या रखी है, ये है प्रैक्टिस सेशन। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कुछ पढ़ाया ही नहीं है, किस चीज़ का प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों, हर चीज़ को शुरू करने से पहले हमें क्या उसके फीचर्स बताने पड़ते हैं। आप कोई मोबाइल लेने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, आप क्या बोलते हो, सबसे पहले इसके फीचर्स बताइए, ठीक है। तो मुझे भी अपने जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसके फीचर्स बताने। अब फीचर बताने का मेरा तरीका है इन क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना ज़रूरी है और हम इस चीज़ को आगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो क्या साइंटिफिक वे रहने वाला है और वो कैसे आपके बीएमआर में हेल्प करेगा, ठीक है। अब बीएमआर वो ये क्या है, तो बच्चों महाराष्ट्र में एक बेसिक टर्म होती है बीएमआर, ठीक है। कहते हैं ना बेसिक में राड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही है कि आपको बेसिक में जो राड़ा है उसको हटाने में, ठीक है, कैसे ये सेशन जो आने वाले हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने एरर लिया है बच्चों। एरर आपको किस तरह दिया होता है पैटर्न, आई होप आपने सबने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए होंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में रिकमेंड किया था। अब उसमें एरर पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे एरर उठाइए। एरर क्या होता है, एक सेंटेंस को आप 4 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ए बी सी डी, इसको इसके 4 पार्ट कर देते हैं। डी में होता है नो एरर, अगर पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है तो आप नो एरर चूज़ करते हैं, अदरवाइज़ किसी भी पार्ट में एरर है, ए में, बी में या सी में, तो आप वो पार्ट चूज़ कर लेते हैं। इसी तरह आपका दूसरा एरर का क्वेश्चन है, तो आप एक काम कीजिए, मैं साइड होती हूँ, इसका आप वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन करेंगे। प्लीज़ कोई भी स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम हटा देना, ठीक है, कि नहीं मैम साइड होगी स्क्रीनशॉट लेके रख ले। बेटा वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन में ही रहेंगे, वो कभी दिमाग में नहीं जाएंगे। राइट इट डाउन, ठीक है। फॉलो द बेसिक मेथड विच वी यूज टू डू इन आवर क्लासरूम्स इन 11th 10th स्टैंडर्ड और उससे भी जूनियर क्लासेस में जो हम करते थे, दैट वाज द बेस्ट मेथड। अपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, कोई भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करेगा, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं अभी तो स्क्रीनशॉट लेके रख देता हूँ, बाद में लिखूंगा या लिखूंगी, बाद में बेटा बाद में ही रहता है। तो मैं साइड हो रही हूँ, पॉज कीजिए, राइट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। लिखा होगा आपने, अच्छा चलो आपने ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अच्छे बच्चों ने तो अटेम्प्ट करे होंगे, जो ठीक है उतना भी अपना लेवल अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हमें सारे ग्रामर के रूल पता हो, बट फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी जितना भी आपको पता है उस बेसिस पे इन दोनों क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, एरर फाइंड आउट करो, फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या एरर है। ये क्वेश्चन करके ही बच्चों वीडियो को प्ले करना प्लीज़, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, ये मेरे पार्ट ऑफ स्पीच से कैसे कनेक्टेड है, इससे मुझे क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्किंग वूमेन एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर एग्जॉस्टेड, और ये है यहाँ पे डी पार्ट है नो एरर। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको थोरोली समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो एक बार उस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अभी फटाफट एरर तो बताना हो तो मैं इसमें बता दूँ, हाँ भाई ये एरर, इसको ये बदल लो, लेकिन मैं एक पूरा क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके दिमाग में क्या क्या डाउट जनरेट होने चाहिए थे, और अगर नहीं हुए हैं डोंट वरी, आई एम देयर, आपको डाउट देने के लिए भी और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए भी। तो देखना, ए वर्किंग वूमेन, सबसे पहले ये पढ़ते ही मुझे आगे पढ़ने का मन ही नहीं किया, आई गॉट स्टक हियर, वो मतलब मैं यहीं पे स्टक हो गई, मुझे यहीं पे प्रॉब्लम आ गया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन बना, क्या बना, मुझे लगा ये वुमेन से पहले वर्किंग क्यों लगा है भाई, ठीक है। वर्क, वर्क क्या है, एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। आइडेंटिफाई करना हमें अभी आता नहीं, हम अपनी आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता रही हूँ तो आप इस चीज़ को मान लो। वर्क वर्ब है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगा है, वर्ब में आईएनजी लगा है, बिल्कुल लगता है हम बहुत सारे टेंस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, मॉडल कंटिन्यूअस हम पढ़ते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगता है, बहुत अच्छी बात है, लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या लगाया मैंने, वर्ब में मैंने लगाया, वर्ब में आईएनजी, ठीक है।
मैंने लगाया वर्किंग, मैंने लिखा इसमें वर्क प्लस आईएनजी। वर्क को क्या बताया बच्चों, वर्ब बताया मैंने, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब वर्ब बोला, आईएनजी लगाया, बहुत अच्छी बात है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अभी आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, जितना मैं बोलूँ उतना सुनते जाइए। तो पार्टिसिपल फॉर्म लगाया, बहुत अच्छी बात है, बना सकते हैं, लेकिन उसको वुमेन से पहले लिखने का लॉजिक क्या है, वुमेन से पहले लिखने का ये लॉजिक क्या है बच्चों। थोड़े बेसिक की मैं बात करूं तो इतना तो पता है ना कि जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद लगती है, ठीक है। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा होगा तो आपने क्या लिखा होगा, इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने क्या बोला, आई एम टीचिंग, तो एम के बाद में मैंने क्या बोला, टीचिंग। चलो वर्किंग से ही एक एग्जाम्पल बना देती हूँ, जैसे कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब मैंने क्या बोला, आई के साथ लिया मैंने हेल्पिंग वर्ब, एम के बाद मैंने लिया वर्ब आईएनजी वर्किंग। तो ये पैटर्न होता है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाने का। यहाँ पे वुमेन क्या है, वुमेन एक नाउन है, नाउन से पहले वर्ब आईएनजी क्यों लगाया जा रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट होना चाहिए था, ठीक है, कि आप बेसिक समझ रहे हो बच्चों, बेसिक को कम्प्लीटली समझो, यही होता है आपका फाउंडेशन। इसी पे मैं आपको काम करवाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि नाउन से पहले वर्ब आईएनजी क्यों लगाया जाता है। वहाँ पे जब मैं इसको डिटेल में बात करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों वर्ब आईएनजी भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। एंड व्हाट इज़ एडजेक्टिव, जो मेरे नाउन को क्या करें, क्वालिफाई करें। अभी के लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ साथ बस लिखने मत लग जाना, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस जो बोलते रहो लिखते जाओ, जब मैं बोलूँ उसे समझा करो, मैं लिखने का टाइम आपको आराम से दूंगी। यहाँ पे अभी समझा रही हूँ, इन सब चीज़ों को अभी यहाँ पे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, फुल ऑन डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ नोट डाउन करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, नाउन को मुझे क्या करना है, क्वालिफाई करना है, नाउन को मुझे डिस्क्राइब करना है। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या बोलते हैं उसे बच्चों, एडजेक्टिव। अच्छा, कोई इसे प्लीज़ एडजेक्टिव नहीं बोलेगा, ठीक है। वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश अच्छा आने के साथ साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही मैटर करता है। यहाँ पे एडजेक्टिव में डी क्या होता है, साइलेंट रहता है, हम इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव। और वर्ब आईएनजी भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि ए वर्किंग वूमेन, ए वीपिंग चाइल्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है वो सब हम अपने आने वाली क्लासेस में देखेंगे। बट देखो, क्लास अपना सेंटेंस शुरू होते ही क्या क्वेश्चन बना दिमाग में, नहीं बना तो बनना चाहिए था। और आने वाले जो सेंटेंस है बच्चों, हर एक वर्ड पे गौर किया करो कि ये वर्ड ऐसा है तो क्यों है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा है तो क्यों है। एडजेक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, क्यों आया एडजेक्टिव, क्यों आया, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, ए वर्किंग वुमेन बोलने के लिए। इसका हिंदी में मीनिंग क्या निकला, एक काम करने वाली जो महिला होती है, काम करती हुई जो महिला है, ठीक है, वर्क पे जॉब पे जाती है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो मेरा था वर्किंग वुमेन, तो यहाँ पे चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट है एज वेल एज हर फ्रेंड्स, एक काम करने वाली महिला और जो उसके साथ एज वेल एज उसके साथ उसके क्या दोस्त, एज वेल एज हर फ्रेंड्स उसके दोस्त, आर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड क्या होता है, थकान, ठीक है, थकना होता है, आर एग्जॉस्टेड, वो थक चुके हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना, वर्किंग वुमेन बोला, एज वेल एज बोला, अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता नहीं होगा, तो यहाँ पे एज वेल एज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका प्रीपोजिशन। कुछ लोग इसे कंजंक्शन की तरह भी लेते हैं, लेकिन जो मेरे एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया इसे मतलब 90% केसेस में प्रीपोजिशन मान के एरर दी जाती है। मैं मना नहीं कर रही कि कंजंक्शन नहीं होता, लेकिन पेपर में आए हम प्रीपोजिशन मान के इसको करेंगे। तो यहाँ पे एज वेल एज क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद में क्या है, हर फ्रेंड्स उसके दोस्त।
तो यहाँ पे लिखा है आर एग्जॉस्टेड, वो क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, थक गए। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बच्चों, सी पार्ट में एरर है। अच्छा क्या एरर है यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर क्यों नहीं होना चाहिए, और आर अगर नहीं होगा तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा बच्चों सिंगुलर वर्ब मेरा इज, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मैं बात करूंगी कि मैंने इज क्यों किया, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ। सेम क्वेश्चन ही बस मैंने उठाया है, एक माइनर सा चेंज किया जो आपने नोटिस भी कर लिया होगा, एज वेल एज की जगह मैंने एंड ले लिया। यहाँ पे क्या लिखा, ए वर्किंग वुमेन, ठीक है, एक काम करने वाली महिला, एंड हर फ्रेंड्स, और उसके दोस्त, यहाँ पे एंड ले लिया। बच्चों मैंने एज वेल एज का आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताया कि ये क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बच्चों ये जो है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। मैं इसको आपका दूसरे बोर्ड पे भी लिख दूंगी, एक बार के लिए यहाँ समझ लेना। और एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। तो यहाँ पे क्या मुझे प्रॉब्लम आई कि यार यहाँ तो एक जगह प्रीपोजिशन है, एक जगह आपका कंजंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वर्किंग वुमेन एंड हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इज की जगह क्या होगा, आर होगा, आर होगा। अब दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में, कि एक जगह आपने आर काट के इज कर दिया, एक जगह इज काट के आर कर दिया। तो एक बार बच्चों बस सुनिएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, बच्चों जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे बताऊंगी प्रीपोजिशन के बाद में आते हैं आपके ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के हमेशा बाद आपका ऑब्जेक्ट आता ही आता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। और जो मेरे सेंटेंस की वर्ब होती है वो हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इतना बेसिक तो आपको पता होगा, सेंटेंस का एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब मैं आपको लिखवाऊंगी, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग। तो यहाँ पे बेसिक्स आपका सेंटेंस का फॉर्मेट क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। जब यहाँ मैंने एज वेल एज बोला, मैंने उसे प्रीपोजिशन बोला, प्रीपोजिशन के बाद में हर फ्रेंड्स तो ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, मुझे वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। तो मेरे फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर मेरा सब्जेक्ट क्या था, ए वर्किंग वुमेन, ये मेरा सब्जेक्ट है, जो कि किस तरह का सब्जेक्ट है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब क्या लिया आपने, इज लिया, ठीक है। अब यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब मुझे एग्जॉस्टेड देखते ही मुझे और दिमाग में आया कि ये एग्जॉस्टेड क्या है। तो ये एग्जॉस्टेड क्या होता है बच्चों, ये वर्ब भी होती है, ये एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और बी फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव आते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ सुनिएगा, जब मैंने इसे वर्ब और एडजेक्टिव बोला तो ये वर्ब ईडी लगाए बच्चों, क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हो एग्जॉस्टेड को, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और अब मुझे यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि वर्ब थर्ड भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। आज तक ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि वर्ब भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। वर्ब आईएनजी बताया एडजेक्टिव की तरह, वर्ब थर्ड बताया एडजेक्टिव की तरह। तो क्या सारी वर्ब थर्ड एडजेक्टिव बनाती है, नहीं, नहीं बनाती, कुछ वर्ब थर्ड एडजेक्टिव बनाती हैं। वो कौन सी वर्ब होती है वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या, यहाँ पे हमने आर क्यों लिया, क्योंकि बच्चों कंजंक्शन है, कंजंक्शन दो चीज़ को जोड़ने का काम करता है। और जब दो चीज़ जुड़ गई तो वो कैसी बन गई, वो प्लूरल बन गई। प्लूरल बनी तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या ले ली, आर ले ली। इस चीज़ को समझे आप। तो देखो आपको पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों बहुत अच्छे से नहीं पता होगा, केवल रटोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, रटने वाली बात बताती हूँ मैं आपको, मगअप करने वाली स्टोरी में सुनाती हूँ। ऐसे प्रीपोजिशन और भी हैं, जैसे कि बिसाइड हो गया, एज वेल एज हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है। उससे एक लिस्ट रट लेते हैं कि ये प्रीपोजिशन के बाद में जब मुझे वर्ब लेनी होगी तो मैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लूँगा। वो इसे दो सब्जेक्ट बोलते हैं, ए वर्किंग वुमेन एक सब्जेक्ट हो गया, फ्रेंड दूसरा सब्जेक्ट हो गया। वो बोले एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग ले लेना, आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। और ऐसे इस तरह आता है, एंड आता है आपके, और भी कुछ इस तरह के वर्ड हैं, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर वो बोलते हैं कि जो आपका नियर बाय,
नियर बाय जो आपका क्या है, नियर बाय जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब ले लेना। इस तरह कोई रटने वाली स्टोरी सुनाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं रटना। हमें पता होना चाहिए कि हम सिंगुलर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, प्लूरल ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है। फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो वो आपके सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमें पता चला प्रीपोजिशन के बाद आया है। और यहाँ पे मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्किंग आपका वुमेन से पहले लग के वर्ब आईएनजी एडजेक्टिव बना है, एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव बना है। यहाँ पे मैं इसको वर्ब नहीं बोल रही हूँ। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन डाल देती हूँ कि ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर ही है। कुछ कुछ बच्चे इसे बी वर्ब के बाद में वर्ब थर्ड लिख के पैसिव भी बोलने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इंग्लिश के बारे में, उसके लिए मैंने एक एडवांस लेवल पे आपको ले गई, लेकिन हम एडवांस लेवल पे धीरे धीरे जाएंगे। अभी बस आपके दिमाग में मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम अपनी रेगुलर क्लासेस में। अब यहाँ पे देखना बच्चों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपकी क्लासेस में जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ उसकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए क्या है। तो देखिए, एक ये फिल इन द ब्लैंक है, मैं साइड हो रही हूँ, वीडियो पॉज करके इस फिल इन द ब्लैंक को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों आपने किया होगा, क्या क्वेश्चन है, शी डिसलाइक्ड ईटिंग इन द रेस्टोरेंट। इस क्वेश्चन को एक बार मैं जरा आपके दूसरे बोर्ड पे लिख लेती हूँ। क्या था क्वेश्चन, शी डिसलाइक्ड ईटिंग इन द ब्लैंक रेस्टोरेंट। ठीक है, ऑप्शन क्या थे आपके, ऑप्शन नॉइजली होगा, सीक्वेंस अलग हो सकता है बट शायद यही थे, नॉइजी होगा, नॉइज होगा, और क्या होगा, नॉइज्ड होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि ब्लैंक में आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेना कि इस ब्लैंक में पार्ट ऑफ स्पीच क्या आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। इसका इंपॉर्टेंस आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ तो मैंने जो ये वोकैब ली है, नॉइज है, ये बहुत ही सिंपल प्लेन वर्ड है, सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे ही कोई अच्छा वर्ड दिया हुआ आ गया, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना आता है तो विदाउट नोइंग द मीनिंग यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन करेक्टली, आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच जैसे मैंने पहचानने की कोशिश की, सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए और वो इन चार ऑप्शन में कहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट दिया हुआ है बच्चों, रेस्टोरेंट आपका क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं पहचान में आ रहा, कोई बात नहीं, बचपन की डेफिनेशन याद दिलाती हूँ, हालांकि मैं इस डेफिनेशन से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अभी जैसे कि मैंने नहीं पढ़ाया तो बचपन वाला याद दिलाती हूँ सिनेरियो। किसी प्लेस के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस इज रेस्टोरेंट एंड इट इज़ अ नाउन। सो यहाँ पे मुझे नाउन को डिफाइन करना है कि रेस्टोरेंट कैसा है। क्वेश्चन देखना, शी डिसलाइक्ड, उसने नापसंद किया, उसे नापसंद क्या किया, ईटिंग इन द ब्लैंक रेस्टोरेंट। तो उसको जो भी शोरगुल वाला जो रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, वहाँ पे उसको उसने खाना पसंद नहीं किया। तो यहाँ पे देखना, रेस्टोरेंट कैसा है, रेस्टोरेंट को डिफाइन करना है, क्वालिफाई करना है, मुझे क्या पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे इसको क्वालिफाई करना है, मुझे चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैं शॉर्ट फॉर्म में ADJ से लिख रही हूँ।
तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो मैंने अब मेरा टास्क क्या रह गया कि मुझे सारे ऑप्शन स्टडी करने हैं और मुझे पता ये लगाना है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो जैसे ही मैंने नॉइजली देखा, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगी बच्चों तब मैं आपको बताऊँगी कि एडजेक्टिव में ly लग के आपका क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आई होप आपको विजिबल होगा। शॉर्ट में लिख रही हूँ एडजेक्टिव को adj, उसमें मैंने ly लगाया और मैंने क्या बोला, इसको वर्ब बनता है, ठीक है। और जो आपका नाउन होता है उसमें ly लग के क्या बनता है, एडजेक्टिव बनते हैं। क्या बोला, नाउन में ly लग के एडजेक्टिव बना दो और एडजेक्टिव में ly लग के एडवर्ब बना दो। तो यहाँ पे मैंने ly देखा, ly देखते ही कोई भी प्लीज़ डायरेक्ट एडवर्ब पे जंप नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो स्टूडेंट करते हैं। ly देखा, एडवर्ब नहीं, सारे ly एडवर्ब नहीं होते। फादरली, मदरली, फ्रेंडली, ये कोई भी आपके एडवर्ब नहीं हैं। क्यों नहीं है, इन पे भी बात करेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे नॉइजली, ये नॉइजी जो मेरा एक एडजेक्टिव होता है, नॉइजी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कैसे पहचाना, एडजेक्टिव पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस ये बता रही हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करने से ही कैसे क्वेश्चन बन गया। तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में ly लगाया, ये क्या बन गया बच्चों, मेरा एडवर्ब बन गया। नॉइजली क्या है, मेरा एडवर्ब है। अब उसके बाद देखना यहाँ पे नॉइज़ क्या है, नॉइज़ नाउन है। अच्छा, नॉइज़ नाउन है, कैसे पहचाना। बचपन की डेफिनेशन तो आई थिंक यहाँ पे काम नहीं करी। व्हाट वाज माय चाइल्डहुड डेफिनेशन, चाइल्डहुड डेफिनेशन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। नॉइज इज नीदर ए पर्सन नॉर ए प्लेस नॉर ए थिंग। ये ना तो क्या है, पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है। ये क्या है, कैसे मैंने पहचाना। नाउन शुरू ही करने जा रही हूँ, फर्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे आने पे इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अभी के लिए देख लो क्या है, ये नाउन है। नाउन को डिफाइन करने के लिए क्या पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया बिकॉज दिस इज एडवर्ब। सेकेंड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया बिकॉज इट इज़ नाउन आपका। अच्छा, ये थर्ड है, ओके कोई बात नहीं, ऑप्शन पे ध्यान देना। सेकेंड ऑप्शन नॉइजी, एंड नॉइजी इज ए एडजेक्टिव। हाउ डिड आई रिकॉग्नाइज इट, जस्ट वेट एंड वॉच, विल कमिंग इट इनटू इट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। तो नॉइजी, उसके बाद में नॉइज्ड, क्या ये वर्ब भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। कैसे पहचाना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, उसके बाद बताऊंगी कैसे वर्ब पहचाना। उसमें ईडी लगा है, ठीक है। नॉइज़ में ईडी लगा है, नॉइज्ड बना, ठीक है। वर्ब, मुझे यहाँ पे ब्लैंक में क्या वर्ब चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। लेकिन अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें तो ये बोला था कि वर्ब में ईडी लग के एडजेक्टिव बनते हैं, फिर अभी इसको एडजेक्टिव बोल के यहाँ क्यों नहीं सेट किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक और बात बोली थी कि सारे वर्ब ईडी एडजेक्टिव नहीं होते, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अगेन आई वांट टू से जस्ट वेट एंड वॉच। अब यहाँ पे क्या बना, मेरा एडजेक्टिव सेकंड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पे सही बैठा। तो केवल पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करने पर ही आप इस क्वेश्चन को कर गए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके लिए बहुत प्लेन रखा है, यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल रखा है, क्योंकि अभी ये क्लास बेसिक क्लास है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज ही नहीं करने आते, तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी। तो बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच का इम्पोर्टेंस समझ में आया आपको, कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में, एक सेंटेंस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में वो कैसे हेल्प करने वाला है, हाउ इट गोना हेल्प यू टू मेक दैट सेंटेंस ए बेटर अंडरस्टैंडेबल थिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप नोट करना चाहें तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए, तो अब अपनी नॉर्मल क्लास शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच का मैं फर्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, वही शुरू करूँगी। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ बच्चों, आपका नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच, अच्छा अपनी नोटबुक में फटाफट से लिख दो कितने पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में। प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। सबको लिखना है। मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, मैंने बोला था सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यू हैव टू डू व्हाट आई से।
तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखे होंगे बच्चे आपने, तो ज़रा मैच कीजिएगा कि वॉट एवर यू हैव रिटन, ठीक है, वो सही है कि नहीं है। तो आपने नाउन लिखा होगा, प्रोनाउन लिखा होगा, एडजेक्टिव लिखा होगा, वर्ब लिखा होगा, एडवर्ब लिखा होगा, कंजंक्शन लिखा होगा, प्रीपोजिशन लिखा होगा और इंटरजेक्शन लिखा होगा। ये आपने 8 पार्ट शुरू किया होगा। तो अब यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट है वो क्या है, मेरा नाउन। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। अच्छा, नाउन के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ए पार्ट, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट प्लेस, प्लेस कहाँ, जगह कहाँ, उसके सेंटेंस में क्या जगह होती है, सेंटेंस में आप उसे कहाँ पे प्लेस करेंगे, वेयर डू यू प्लेस नाउन। आइडेंटिफाई की बात कर ली, ठीक है, प्लेस की बात कर ली, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेंगे जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि नाउन जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आ गया है। आइडेंटिफिकेशन में बच्चों हम बात करेंगे इसके एक डेफिनेशन, ठीक है, और जो एक मिनट, नाउन में बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टॉपिक में उसके डेफिनेशन के बाद में बात करेंगे ग्रामेटिकल वे से उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ग्रामेटिकल वे के बाद में हम इसका एक देसी तरीका भी निकालेंगे, ठीक है, जुगाड़, इम्प्रोवाइजेशन, हमें इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो इम्प्रोवाइज तरीका भी निकालेंगे। तो एक बार ये ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए बच्चों, किया होगा आपने नोट डाउन। तो आइडेंटिफिकेशन से मैं शुरू कर रही हूँ, हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, बचपन वाली डेफिनेशन याद करो, बचपन वाली जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, जब से भी आपने इंग्लिश को अच्छे समझना शुरू किया, मैं 6 क्लास से बोलूँ तो 6 से 12 तक, जैसे भी आपने जो भी पढ़ा है बताइए। तो ठीक है, आई होप सबने अपने दिमाग में तो रिकॉल की होगी वो डेफिनेशन। क्या रिकॉल किया आपने, नेम ऑफ ए पर्सन, कॉमा प्लेस, कॉमा थिंग इज नाउन। क्या बोला मैंने, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी की भी थिंग के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इज दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज नॉट ए नाउन। क्या ये डेफिनेशन हमारी सफिशिएंट है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ज़रा उसका एक टेस्ट मैं आपका लूँगी, आई विल गिव यू सर्टेन वर्ड्स, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि उसमें नाउन कौन सा है। बस पार्ट ऑफ स्पीच नाउन पे फोकस कीजिएगा, अगर आपको लगे कि वो नाउन नहीं है, ठीक है, तो बस उस पर क्रॉस कर देना, ये मत पता करने लगना कि नाउन नहीं है तो क्या है, ठीक है, उस चीज़ पे हमें नहीं जाना है, अभी नाउन पे ही हम अपना फोकस रखते हैं, उसी को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, ठीक है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, मैं हो रही हूँ साइड, और फटाफट से इन सबको नोट डाउन भी करना है। और आपकी जो डेफिनेशन आपने आज तक पढ़ी है, आप जैसे नाउन को पहचानते हैं, मुझे प्लीज़ इसमें से बताइए कि कौन सा नाउन है कौन सा नहीं। और जिसको भी आप नाउन लिखें, आपका आंसर दिमाग में होना चाहिए कि आपने उसको नाउन क्यों लिखा है। चलिए बच्चों, आपने
ये सारे वर्ड्स देखे होंगे, आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की होगी कौन से नाउन है कौन से नहीं। तो जरा मुझे बताइए आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। देखिए, जब आप अपनी बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे, जो आपने क्या रट रखी है बचपन से कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो मैं फर्स्ट वर्ड की बात करूँगी, रियलिटी। क्या ये किसी पर्सन का नाम है? नहीं। क्या ये किसी प्लेस का नाम है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या ये किसी चीज़ का नाम है, किसी थिंग का नाम है? नहीं। तो ये तो मेरी जो नाउन की डेफिनेशन थी, जो बचपन में से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यही बस सर्वे सर्वा सच सच, मतलब कहते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ यही है, तो उस डेफिनेशन से तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ। अब रियलिटी कहीं पे दिया होगा किसी सेंटेंस में कि दिस इज़ ए रियलिटी शो, या फिर मैं बोलूँ रियलिटी इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ, तो रियलिटी उस सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि नाउन है? आपकी तो प्लेस, पर्सन, थिंग वाली डेफिनेशन फेल हो गई। सेकेंड वर्ड देखिए, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी भी ना पर्सन का नाम है, ना प्लेस का है, ना थिंग का। उसी तरह फ्रेशनेस, सिलेक्शन, अट्रैक्शन, सेटलमेंट, विड्थ, लेंथ, ये सारे जो गिवन वर्ड हैं ये आपके पर्सन, प्लेस, थिंग की कैटेगरी में नहीं आते। फिर भी इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चों? इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच है आपका नाउन। सारे नाउन है, मैं हर एक को नहीं बोल रही हूँ, सारे नाउन हैं। तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्या मैं सारे वर्ड रट लूँ, क्रैम कर लूँ? नहीं। कितने वर्ड आप क्रैम करेंगे? देयर आर एन नंबर ऑफ लैक्स वर्ड्स आर देयर। कितने नंबर आप क्रैम करेंगे? नॉट पॉसिबल। तो हमें एक बेसिक तरीका तो पता होना चाहिए कि कभी भी कोई अननोन नेम भी मेरे सामने आ गया, अननोन वर्ड भी मेरे सामने आ गया, लेकिन फिर भी मैं उसको आइडेंटिफाई तो कर सकूँ। तो चलिए वो तरीका हम देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा। ए पार्ट है मेरा आइडेंटिफिकेशन, आपने डाल ही रखा होगा। डेफिनेशन वो तो मेरी प्लेस, पर्सन, थिंग वाली तो फेल हो गई, ठीक है। मुझे कैसे इसको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है, तो देखना बच्चों, इसके दो पार्ट में मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या बताया? एक ग्रामेटिकल वे और एक जुगाड़, इम्प्रोवाइज्ड वे, जुगाड़ का तरीका, ठीक है। ग्रामेटिकल वे की पहले बात करूँगी। तो ग्रामेटिकल वे कैसे पहचानेंगे आप? कोई भी सेंटेंस में जिस वर्ड को आपको पहचानना है, द वर्ड विच यू वांट टू रिकॉग्नाइज, जस्ट omit that word and make a question with WH word who and what। मैंने क्या बोला? किसी सेंटेंस में आपको कोई गिवन वर्ड पहचानना है कि वो नाउन है या नहीं, उस वर्ड को उस सेंटेंस से हटा दीजिए और उस वर्ड की जगह पे हु या व्हाट से उस सेंटेंस से क्वेश्चन बनाइए। अगर आंसर में वो गिवन वर्ड है तो वो नाउन है, अदरवाइज नहीं। अब ये जो बात बोली मैंने, एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं बच्चों ग्रामेटिकल वे। क्या तरीका बताया मैंने? बहुत सिंपल। क्या आपको दो वर्ड मैंने दिए हैं, हु और व्हाट, इसी पे पूरी नाउन की स्टोरी में ख़त्म कर दूंगी। तो यहाँ पे देखना, एग्जाम्पल से समझना। मैंने लिखा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने अब आपको आइडेंटिफाई करने को बोला कि आप क्या कीजिए, जो ये वर्ड है ऑनेस्टी, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये नाउन है कि नहीं है। तो आपने इस सेंटेंस को पढ़ा, अब पर्सन, प्लेस, थिंग वाली डेफिनेशन पे गए, वहाँ पे आप फेल हो गए। फिर आप घूम फिर के आए बेसिक्स पे, फाउंडेशन पे, जहाँ पे आपके पास ये दो वर्ड हु और व्हाट। मैंने क्या बताया? ऑनेस्टी को पहचानना है ना, ऑनेस्टी को हटा दो।
आप क्वेश्चन बनाओ हु से या व्हाट से, बस ऑनेस्टी की जगह आपको हु और व्हाट लगाना है, जो सेंटेंस दिया है उसे एज इट इज बोलना है। जैसे कि आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, आप इसको लिखेंगे व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने क्या बताया, ऑनेस्टी को रिकॉग्नाइज करना है, ऑनेस्टी हटा दीजिए, उसकी जगह हु या व्हाट में से लगाइए, व्हाट लगाया मैंने, और बाकी जो गिवन सेंटेंस है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। मैंने लिखा व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आंसर में क्या आएगा, जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप कहेंगे आंसर है ऑनेस्टी। तो व्हाट के आंसर में अगर गिवन वर्ड आ जाए तो वो वर्ड मेरा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। इट्स दैट सिंपल, इतना आसान है ये। तो ये हो गया आपका व्हाट से रिकॉग्नाइज करना। अच्छा, अब हु भी लिख रखा है तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पॉज करो और यहाँ पे ये सब चीज़ें नोट डाउन करो। बच्चों जब मैं समझाऊँ तब केवल समझने का काम किया करो, ठीक है। नोट करने के लिए आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, आई विल गिव यू इनफ टाइम, तो यहाँ पे नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट डाउन किया होगा आपने। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नरेंद्र मोदी will inaugurate अयोध्या राम टेम्पल। राम टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया नरेंद्र मोदी। मैंने बोला आप ये पहचानो, आप बोलोगे मैम मज़ा आ गया, ये तो डेफिनेशन में सेट बैठ गया। डेफिनेशन थी मेरी कि किसी भी पर्सन के नाम को, नेम ऑफ ए पर्सन, वो क्या होता है, नाउन होता है। बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन में सेट हो गया, लेकिन मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें याद नहीं रखनी जो कभी चल जाए कभी ना चले, ठीक है। मुझे ऐसी चीज़ याद रखनी है जो परमानेंट। आप फ्रेंड्स भी बनाते हो ना, ऐसे नहीं बनाते ना आज हैं कल नहीं है, आप फ्रेंड्स भी कैसे बनाते हो जो आपके हमेशा के लिए बने रहे। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऐसी जो यूनिवर्सल हो, ऐसे नहीं इस पे काम कर रही उस पे नहीं काम कर रही। तो आइडेंटिफिकेशन का मेथड ऐसा जो हर जगह काम करता हो। मैं मेरे उसी हु और व्हाट के मेथड पे स्टिक रहूँगी। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह हु और व्हाट के क्वेश्चन बना के मैं नाउन को आइडेंटिफाई करती हूँ। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने क्या बोला, उस पार्ट को ऑमिट करो, वहाँ पे हु या व्हाट लिखो और उसके बाद में सेंटेंस को एज इट इज़ आप आगे लिख दो। आंसर में अगर आपको जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है वही मिल जाए तो इस अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बनाया, हु विल inaugurate अयोध्या राम टेम्पल, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन मैंने बनाया, क्या हु विल इनेग्रेट अयोध्या राम टेम्पल। आंसर क्या आया, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आंसर में आ गया, मुझे क्या पता चल गया, ये क्या है,
नाउन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके साथ आपको ये समझ में आया कि मेरे को हु कहाँ लगाना है और मेरे को व्हाट कहाँ लगाना है। देखिए, अगर आपने नोटिस किया बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये चीज़ें छोड़ रहे हो तो बच्चों नोटिस करना सीखो चीज़ों को, ठीक है, बारीक बारीक चीज़ों को भी ध्यान दिया करो। तो देखना, अगर किसी लिविंग चीज़ के बारे में मुझे बोलना हो, अगर किसी लिविंग चीज़ का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, उस वो नाउन है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करना है। नरेंद्र मोदी एक पर्सन का नाम है और ये कैसे हैं, लिविंग है। लिविंग के लिए जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो, आप किससे क्वेश्चन बनाएंगे, आप बच्चों क्वेश्चन बनाएंगे हु से, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख भी लेंगे, एक बार समझने पे ध्यान दो। तो लिविंग चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किससे क्वेश्चन बनाना, हमेशा हु से बनाना। और अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे कि मेरे लास्ट एग्जाम्पल में था, क्या था मेरे लास्ट एग्जाम्पल में, ऑनेस्टी था। ऑनेस्टी, मुझे बताओ क्या ये नॉन लिविंग है कि नहीं है। ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी, ये लिविंग तो नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है तो आप किससे क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे। तो जहाँ पे आपने हु और व्हाट लिखा है, प्लीज़ वहीं पे राइट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु से क्वेश्चन किसके लिए बनेगा, हमेशा लिविंग चीज़ों के लिए, लिविंग के लिए बनेगा, ठीक है। और व्हाट से क्वेश्चन हमेशा नॉन लिविंग के लिए बनेगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, हु कब लेना है, व्हाट कब लेना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तो डायरेक्ट मैंने व्हाट ले लिया था, वहाँ हु ले लिया था, लेकिन अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपका पूरा नोट डाउन कर लेना, वो हु और व्हाट का कॉन्सेप्ट भी नोट डाउन कर लेना। तो बच्चों किया होगा आपने नोट डाउन, एक ये हु और व्हाट के कॉन्सेप्ट को भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, आइडेंटिफाई करने का ग्रामेटिकल वे मुझे क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ जुगाड़ तरीके की क्या है। तो मैं बात करने जा रही हूँ जुगाड़ वे की, ठीक है, जो मेरा सेकंड तरीका था। अब यहाँ पे मुझे कभी कभी पूरे सेंटेंस नहीं दिए हूँ, केवल वर्ड दिए हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में करने को बोला था। या तो आप उसको सेंटेंस बनाओ, हर एक वर्ड से सेंटेंस बनाओ, हु और वर्ड से क्वेश्चन बनाओ, ये कर सकते हैं। या फिर ये जुगाड़ वाला तरीका तो वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। अब क्या तरीका था, जुगाड़ के तरीके में मैंने आपको क्या बताया, कोई भी वर्ड जिसको आपको आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी वर्ड जिसको आपको आइडेंटिफाई करना हो उसको आप आर, योर, माई इसके साथ लगा के बोलेंगे। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी वर्ड जिसको आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना हो, यू हैव टू स्पेल इट, ठीक है, यू हैव टू प्रोनाउंस इट विद आर, योर एंड माई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हिंदी में भी अगर लिखना चाहें, बच्चों हिंदी में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, हमारी कहते हैं ना मातृभाषा है। तो यहाँ पे हिंदी में एक लिख लीजिएगा इसको कि मेरा, तुम्हारा, हमारा। मैंने हमारा बोला है, आप हमारी बोल सकते हैं, हमारे बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी जेंडर चलेगा। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ। इसके साथ में आप गिवन वर्ड को बोलिए, अगर आपको बोलने में वो वर्ड ठीक लगता है, आपको सही लगता है, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम में कुछ नया उतर के नहीं आता, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ कोई ज़मीन आसमान से उतर के नहीं आती। एग्ज़ाम में आपके क्या आता है, जो वर्ड हम सुनते हैं या फिर अपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं या फिर आपने बुक में कहीं पढ़ा होगा, वही सब वर्ड घुमा फिरा के आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नया वर्ड नहीं आता, हमने कभी ना कभी सुन रखा होता है और उस वर्ड की मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो हमें जब इसको बोलने में सही लगता है, वो वर्ड कहीं ना कहीं हमने देखा है। बिल्कुल ही अननोन वर्ड तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी आपको सुनने में पढ़ने में वो ठीक लग जाएगा। अगर वो नाउन है तो इसके साथ ठीक लग जाएगा, और अगर आपको ठीक लग जाए, वो सुना हुआ लगे, तो वो वर्ड क्या हो गया, आपका नाउन हो गया।
अभी ये बात इतनी ज़्यादा कहते हैं ना गले से नहीं उतर रही होगी, आप उतना ज़्यादा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। अभी जो मैंने आपको लिस्ट दी ना, वो पूरी लिस्ट में आपको इसे जुगाड़ के तरीके से बताऊंगी। एक बार आप ये जुगाड़ वाला तरीका नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, जुगाड़ वाला तरीका अभी अपन देखते हैं कैसे इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये बोला था मैंने, ठीक है। तो मैं एक बार सारे वर्ड्स बताऊंगी, एक बार इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे रियलिटी बोलती हूँ, तो आर रियलिटी, माई रियलिटी, मेरी रियलिटी, तुम्हारी रियलिटी, सही लग रहा है? तो ये क्या है? नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका वर्ड है सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी को बोल के देखिए, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, हमारी सिंप्लिसिटी, मेरी सिंप्लिसिटी, योर सिंप्लिसिटी, माई सिंप्लिसिटी, बोलने में सही लग रहा है, नाउन है। फ्रेशनेस, ठीक है, तुम्हारा फ्रेशनेस, ठीक है, इस फ्रूट का फ्रेशनेस, हमारा फ्रेशनेस, या फिर आर फ्रेशनेस, तो यहाँ पे फ्रेशनेस सही लग रहा है बोलने पे, क्या है? नाउन है। सिलेक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हमारा सिलेक्शन, तुम्हारा सिलेक्शन, योर सिलेक्शन, माई सिलेक्शन, बोलने में सही लग रहा है, नाउन है। अट्रैक्शन, योर अट्रैक्शन, माई अट्रैक्शन, ठीक है, तुम्हारा अट्रैक्शन, मेरा अट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये बोलने में सही लग रहा है, क्या है? नाउन है। बच्चों, कई तो बच्चे बहुत ही स्टुपिडिटी से इसको पढ़ते हैं, वो ये तरीके रट लेते हैं, TION लग जाए एंड में, नाउन है, TY लग गया एंड में, नाउन है। आपने कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। सफिक्स क्या होते हैं? जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं। तो वो इसी तरह के कुछ सफिक्स याद कर लेते हैं जिनको देख के वो नाउन को पहचान लें। जैसे कि फ्रेशनेस में क्या लगा है? NESS, ठीक है। सिंप्लिसिटी में क्या है? TY, रियलिटी में TY, सिलेक्शन में TION, अट्रैक्शन में TION, विड्थ लेंथ उसमें TH, और सेटलमेंट में MENT। मुझे बताइए इतने कितने सफिक्स आप याद रखेंगे? कुछ ऐसा सिंपल तरीका होना चाहिए ना जिससे मेरे वास्ट वैरायटी ऑफ वर्ड्स कवर हो जाए। वास्ट का मतलब सारे ही कवर हो जाए। तो यहाँ पे उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िएगा, ये सफिक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा प्लीज़। अट्रैक्शन हो गया, सेटलमेंट, तुम्हारा सेटलमेंट, मेरा सेटलमेंट, माई सेटलमेंट, आर सेटलमेंट, बोलने में सही लग रहा है, नाउन है। विड्थ, योर विड्थ, दिस रूम्स विड्थ, ठीक है, हमारी विड्थ, तुम्हारी विड्थ, सही लग रहा है। लेंथ, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ, माई लेंथ, योर लेंथ, टेबल्स लेंथ, तो यहाँ पे ये भी बोलने में सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने माई, आर, योर, ठीक है, इन सब के साथ बोलने की कोशिश करी। माई, योर, आर, ये सब क्या है बच्चों? ये सब हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं सारे। हम इसको प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोनाउन के पॉसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं, वहाँ इनको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये सब नाउन है तो इनको एडजेक्टिव के साथ तो बोलना ही था। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। तो नाउन से पहले बस मैंने कोई सुटेबल एडजेक्टिव लगा दिया। आप वो देख रहे हो ये तरीका मैंने कहाँ से निकाला? ये जो जुगाड़ वे है, ठीक है, ये आया कहाँ से? ये जुगाड़ भी आया कहाँ से? मैंने क्या लिया है, आप कोई भी सुटेबल एडजेक्टिव ले लो। जैसे लेंथ है तो मैंने बोला लेंथ ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल्स लेंथ नहीं होता, टेबल के साथ अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है, तो लेंथ ऑफ टेबल। अब जैसे किसी की भी अब टेबल की लेंथ, तो वो टेबल की लेंथ, टेबल की, ये क्या है? इसके लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। अब वो सी चीज़ें मैं आगे बताऊंगी कैसे कैसे कब आप पॉसेसिव वगैरह सब बनाते हैं, उतना अभी डिटेल में नहीं जाना है। बट कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई सुटेबल एडजेक्टिव लिया और उस नाउन को उस एडजेक्टिव के साथ लगा के देखा, आपको बोलने में सही लग जाता है, तो वो वर्ड हमारा क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। तो हम अपनी उसी स्लाइड पे वापस चलते हैं। आप प्लीज़ बच्चों इनमें से एक दो वर्ड को तो आराम से लिख लेना। ये लिख लेना, माई रियलिटी, इसको यहाँ पे लिखना, ठीक है, माई रियलिटी, ठीक है, और उसके बाद में लिखना माई रियलिटी, बोलने में सही लग रहा है इसलिए क्या है? नाउन है, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए लिख लेना आर सिंप्लिसिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आर नहीं ले सकते आप, कोई भी लोग, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव ले सकते हो आप यहाँ पे, तो आर सिंप्लिसिटी। यहाँ पे भी फ्रेशनेस के साथ भी इसी तरह लिख लेना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन के साथ लिख लो माई अट्रैक्शन, योर अट्रैक्शन, हिज अट्रैक्शन, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सिलेक्शन, माई सिलेक्शन, योर सिलेक्शन। तो इस तरह
1-2 एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, जिससे जब भी आप इसको रिवाइज़ करें आफ्टर ए मंथ आपको ये चीज़ें ध्यान रहे कि हाँ, मैंने इनको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना सीखा था। तो यहाँ पे बच्चों एक बार मैं साइड हो रही हूँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगी प्लेस की, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इस चीज़ को मैं दोबारा आपको अच्छे से करवा दूँगी, जिससे आपको ये जो 2 तरीके बताए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट क्वेश्चन में करने आ जाएंगे। तो यहाँ पे अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।